नमस्कार प्यारे लाल लालियों, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने वर्कशीट नंबर 1 से 6 तक कर ली थी। आज जो है हम 7 से 12 करने जा रहे हैं। तो आप जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाएं और दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, ओके, डन 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 डन। शुरुआत करते हैं आज की। शेयर कर देते हैं एक बार। जल्दी से फटाफट आ जाओ सब जने। चलो, सभी को शेयर कर दी है। अब अपन कक्षा शुरू करते हैं। 2 मिनट का समय हो चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब बिना वेट किए शुरू करते हैं। बबलू जाट, ओके, डन 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 डन। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जुड़ जाइए सभी साथी। कार्यपत्र नंबर 7 से शुरू करते हैं। और 7वां कार्यपत्र कहता है, ये कहता है, पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि धातु की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जो धातुएं होती है, जो मेटल्स होती हैं, उन मेटल्स यानी धातुओं की 4 विशेषताएं क्या है? तो धातु एवं अधातु वाले पाठ में आपने पढ़ा होगा कि धातुओं की 4 विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो धातुओं की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन 4 विशेषताएं अपने को लिखनी है। धातुओं में विशेष रूप से 4 गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, लिखते हैं। धातुओं में क्या होती है? धातुएं आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है, बोले तो मेलिएबल होती है। दूसरा, धातुएं तन्य होती है, तन्य होती है, या मैं तन्य लिख दूं। दूसरे, धातुएं जो है ध्वनिक होती है, बोले तो सोनोरस होती है। और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, सुचालक। तो ये 4 गुण हमने लिख लिए हैं। और भी गुण होते हैं धातुओं में, और भी गुण होते हैं इनके अलावा। इन चारों के अलावा धातुओं में और भी गुण होते हैं। वेलकम वेलकम, सबका वेलकम। इसके अलावा धातुओं में और भी गुण होते हैं। और वो गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि धातुएं जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती हैं। क्या होती है? कठोर होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो नरम भी होती है, लेकिन सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर देखा जाए तो धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखती है। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है पीवीसी का पूरा नाम बताइए। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका जो है ये पॉलीविनाइल क्या होता है? आपने जो घर में पाइप लगाए जाते हैं, वो पाइप किसके होते हैं? पीवीसी के ही पाइप होते हैं, और उसी से बनाए जाते हैं। विनाइल क्लोराइड जो होता है, विनाइल क्लोराइड का अपन क्या करते हैं? उसका बहुलकीकरण करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, और उससे क्या होता है? पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछिए, अधातु का नाम बताना है, तो वो होता है ब्रोमीन।
ब्रोमीन द्रव अधातु है, द्रव अधातु। एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, Br से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ रणवीर सिंह सही बता रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वेरी गुड। मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है? ये तो हो गया। मरकरी जो है वो अन्य धातुओं से अलग गुण क्यों है? क्योंकि सामान्यतः सभी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, जबकि ये मरकरी जो होता है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये एक जो है अति चालक की तरह भी कार्य करती है, अति चालक, अति चालक की भांति भी ये व्यवहार करती है। तो इसके दो विशेष गुण हो गए। और अगर मरकरी के साथ में अन्य धातुएं मिलाई दी जाती है, यानी धातु प्लस अन्य कोई भी धातु प्लस मरकरी हो, मरकरी, तो उसे अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलगम, अमलगम कहते हैं। मरकरी और किसी अन्य धातु का जो मिश्रण होता है उसे अमलगम कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी यहां से घटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो इतनी बातें हो गई, आगे बात करते हैं सोडियम को केरोसिन में रखने का कारण क्या है। तो प्यारे लाल लालियों, सोडियम क्या है? एक उच्च क्रियाशील धातु है। सोडियम क्योंकि क्योंकि सोडियम क्या है? क्योंकि सोडियम जो है अति क्रियाशील धातु है, अति क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको कहां पर रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। अगर ये वायु और जल दोनों में से किसी एक से भी अभिक्रिया कर ले तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसके कारण आग भी लग जाती है। हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है वह आग पकड़ लेती है। इसी कारण जो है सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। फिर आगे प्रश्न आ जाता है, एक्वा रेजिया या अम्ल राज। अम्ल राज भी इसी को कहते हैं, एक्वा रेजिया को ही कहते हैं। ये जो अम्ल राज या एक्वा रेजिया होता है ये क्या होता है? तो यहाँ पर संगठन का अनुपात लिखना है। तो इसमें क्या होता है? एक तो होता है HCl प्लस इसमें एक होता है HNO3। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3:1 के अनुपात में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है? एक्वा रेजिया अम्ल राज बनता है, जो किसको गलाने की सामर्थ्य रखता है। ये इस प्रश्न का उत्तर भी उसी में मिलेगा, सोना। ठीक है, ये जो है सोने को गलाने की ताकत रखता है, सोना। अब आगे जो प्रश्न दे रखा है कि गहनों की सफाई करने के बहाने जो है दुकानदार, व्यक्ति का मतलब दुकानदार जो होते हैं, कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं। तो वो क्या करते हैं? गहनों की सफाई करने के बहाने क्या करते हैं कि चलो लो लाओ तुम्हारे, मैं क्या कर देता हूँ, गहने जो है उनको बिल्कुल चमक चमचमाट करते निकाल देता हूँ, साफ कर देता हूँ, और वो क्या करते हैं? एक्वा रेजिया में डाल देते हैं। जब इसमें डाल देते हैं तो वो क्या है, ऊपर ऊपर से गल जाते हैं और उसमें सोना जो है वो गल के अंदर चला जाता है। और उस जो अपने पास हमने जो सोना दिया था उसका वजन कम हो जाता है, उसका भार द्रव्यमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे साथ में ठगी होती है। तो वो कौन सा होता है? वो भी अम्लराज एक्वा रेजिया ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्यारे लाल लालियों, वो है धातु किसे कहते हैं? धातुएं क्या होती है? धातु कहते किसे हैं? धातुएं अगर रासायनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बात की जाए तो धातुएं वे होती हैं, वे तत्व, इस प्रकृति के वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखते हैं, उन्हें धातुएं कहा जाता है। और इनके सामान्य गुण जो होते हैं, जो अभी अपन ने सबसे पहले लिखे कि धातुएं जो होती है ऐसे पदार्थ होते हैं जो ध्वनिक गुण रखते हैं, जो आघात वर्धनीय होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे सब क्या होती हैं? वे धातुएं होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक तो क्या हो, सेम हो। क्योंकि वो एक ही तत्व के परमाणु है तो परमाणु क्रमांक तो सेम रहेगा, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? उनका भिन्न भिन्न होता है, उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, और उनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो होती है वो एक ही होती, सेम ही होती है। इसलिए उनको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक का मतलब ही समान स्थान वाले, अर्थात परमाणु क्रमांक समान परंतु
परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। और ये परमाणु द्रव्यमान भिन्न क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, उनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, या अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे लाल लालियों आगे। धातु और अधातु का कार्यपत्रक ये 8वां नंबर का है। एक अपन ने कर लिया है और एक करने में हमने जो है वो कितने मिनट, 10 मिनट लगाए हैं। अपने पास में 5-6 कार्यपत्रक हैं, 7 से लगाकर 12, 5 कार्यपत्रक है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे लाल लालियों, उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता अत्यंत कम क्यों होती है? जो उत्कृष्ट गैसें होती है, जो नोबल गैसें होती है, नोबल गैसेज और जिनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, उनकी क्रियाशीलता अत्यंत कम क्यों होती है? इसलिए ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका, जैसे आपने ये देखा होगा कि ऐसे कोई परमाणु होता है और उसके चारों ओर ऐसी कक्षाएं होती है जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो उत्कृष्ट गैसें होती है, जिसे मैं सबसे पहले जो हीलियम होती है उसी की बात कर लेता हूँ। ये 4-3 कक्षाएं मिटा देते हैं और ये लो, ये पहली कक्षा है। इसमें उसके हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों से पहला कक्षक पूरा भरा हुआ है। तो क्योंकि इसको किसी चीज़ से की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई ना तो लेना है न देना है, तो काय की अभिक्रिया करना, काय की क्रियाशीलता दिखाना, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये उदासीन पड़े रहते हैं, आराम से अपने घर में सोए रहते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो उत्कृष्ट गैसों के क्या होते हैं, बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होते हैं। क्या लिखेंगे, बाह्यतम कोश जो होते हैं, बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित पूरित होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता बहुत कम दिखाते हैं। पूर्ण पूरित होने के कारण ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता बहुत कम दिखाते हैं। बात समझ में आ गई इतनी आपको? आगे बात करते हैं प्यारे लाल लालियों, आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले बंध का नाम लिखिए। यौगिक जब आयनिक है तो उसमें बंध भी कौन सा होगा, उसमें बंध भी आयनिक होगा, आयनिक बंध। आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध या आयनिक आबंध पाया जाता है। आबंध यानी इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और उसके कारण आयनों का निर्माण होता है। और जब आयन बनते हैं तो वो आयनिक बंध जो है निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि उन आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध पाए जाते हैं, और आयनिक बंध जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का जब पूर्ण स्थानांतरण होता है तो क्या होता है कि जो आबंध बनता है बहुत मजबूत होता है। इसी कारण से उस आबंध को तोड़ने के लिए गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखिए। सोडियम और मैग्नीशियम के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखनी है। अब जो सोडियम होता है, जो मैग्नीशियम होता है, सोडियम को Na से लिखा जाता है और मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है। ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है और मैग्नीशियम जो होता है वो 12 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 11 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 12 है। इसको ऐसे लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब यही। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे, यही बनाएंगे अपन। ये 1 कोश, 2 कोश और 3 कोश इसमें बनेंगे। पहले कोश में जो है 3 कोश बनेंगे, ये तीसरा बना दिया। पहले कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले में 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर टनाइन बनाने का काम भी करेगा। इसी प्रकार से इसका जब बनाएंगे तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे कि ये आपका बीच बना दिया, पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। पहले में अपन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और बाएं वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। सबके साथ में माइनस निशान लगाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ऋणावेश पाया जाता है। इस प्रकार से मैग्नीशियम का अपन बना देंगे। तो मैग्नीशियम और सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी। ओके, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? देखिए, पृथ्वी से कुछ भी खोदकर अगर निकाला जाता है तो उसे खनिज कहा जाता है। पृथ्वी से खोदकर, पृथ्वी से खोदकर, खोद कर जो कुछ भी निकाला जाएगा उसको खनिज कहा जाएगा।
परंतु उसमें अगर धातुएं हैं, क्या है, धातुएं हैं, तो धात्विक खनिज को धात्विक धात्विक खनिज को अयस्क कहा जाता है, अयस्क। ठीक है, अगर खनिज कौन सा है, खनिज में से में अगर धातु है, धात्विक खनिज है, तो उसको अयस्क कहेंगे। बाकी खनिज सभी प्रकार जो है सब खनिज है, कोयला भी खनिज है, पेट्रोलियम भी जो है, क्योंकि क्रूड ऑयल निकाला जाता है खोद के, तो वो भी खनिज है, सब खनिज है। लेकिन अगर धातुओं अगर उसमें से निकल रही है तो वो क्या है, वो अयस्क है, उसको अंग्रेजी में ओरे बोला जाता है। ठीक है, वर्जन और निस्तापन क्या होता है, और वर्जन और निस्तापन जो होते हैं वहां पर अपन क्या करते हैं कि जो सल्फेट और कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट के अयस्क होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, ये कौन सी चल रही है वर्कशीट नंबर, ये वर्कशीट नंबर आपकी चल रही है 7, 8, 9। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है, सल्फाइड और इस जो वर्जन विधि होती है, हालांकि आपके नहीं है, लेकिन इसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोनेट अयस्क होते हैं, CO3 अयस्क होते हैं, उसको ऑक्साइड में बदला जाता है। कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं तो वो निस्तापन होता है, और सल्फाइड अयस्क को जब ऑक्साइड में बदलते हैं तो वो वर्जन विधि होती है। दोनों अलग अलग विधियां यहाँ पर काम में ली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, उदर में जलन होने पर एंटासिड क्यों लिया जाता है। पेट में अगर जलन होती है, उदर में क्या होती है, जलन होती है, क्या होती है बताओ, उदर में जलन होने पर एंटासिड क्यों का उपयोग क्यों किया जाता है। एंटासिड का मतलब क्या होता है, जो एसिड के प्रति काम करे, मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। एंटासिड बोले तो प्रति अम्ल, प्रति अम्ल क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। अगर हमारे पेट में क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो हम फिर इनो लाकर पीते हैं, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो इनो लाते हैं, तो उसमें इनो जैसे पदार्थ होते हैं, उसमें जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थ होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल से विक्रिया करके उसको उदासीन करने का काम करते हैं, जिससे हमारे पेट यानी उदर में जो अम्लता होती है वो दूर हो जाती है, उदासीनीकरण हो जाता है। दूसरा है, दो धातुओं के नाम लिखाई बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं होती है, उसमें एक तो होता है आपका सोना, क्या होता है, सोना, जिसको अपन AU ओरम बोलते हैं, और एक होता प्लेटिनम, प्लेटिनम जिसको अपन PT लिखते हैं, प्लेटिनम। ठीक है, ये दोनों धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये दो जो धातुएं हैं ये प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है प्यारे लाला लियो, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इनका नाम भी आपको याद रखने हैं। उस यौगिक का नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करता है। कल भी आपको जो इससे पहले जो लाइव ली थी कक्षा, उस लाइव कक्षा में मैंने आपको बताया था कि चांदी जो है वो काले रंग की क्यों हो जाती है, वो सल्फाइड के कारण होती है, सल्फर। यानी या तो आपके वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, या सल्फर है, तो सल्फर जो है चांदी से विक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और ये सिल्वर सल्फाइड जो होती है इसका रंग क्या हो जाता है, ये तो काला रंग, कैसा होता है, काला, है ना। ये हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करो तो H2S होता है, ये गैस होती है सड़े अंडे वाली गैस। अंडा जब सड़ जाता है और उसमें जो गैस आती है वो यही वाली गैस होती है, और या तो इससे विक्रिया करे या फिर जो है सल्फर से डायरेक्ट विक्रिया कर ले चांदी, तो उसके कारण उस पर काली काली परत जम जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है, इसीलिए उस पर क्या होता है, कालापन होता है। माँ मुझे काला क्यों बनाया, वो वाला डायलॉग याद आता है। आगे बात करते हैं, नौवां कार्यपत्रक, कॉपर के संक्षारण को समझाइए। कॉपर का संक्षारण कैसे होता है, कॉपर जो होता है उसका संक्षारण कैसे होता है। कॉपर वायुमंडल में उपस्थित क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेता है। कॉपर क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से विक्रिया करके पहले पहले बनाता है CuO, कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। और ये CuO फिर बाद में क्या करता है, CuO जो है फिर बाद में इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे भी अभिक्रिया कर लेता है, और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, CuCO2। Cu क्या बन जाता है, CuCO3 डॉट COOH होल ट्वाइस, ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, इस पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ बनता है, इस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, कॉपर का संक्षारण। हालांकि इतना आगे अपन नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, अपन कॉपर का ऑक्साइड लिख देंगे तो भी चल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। इतना आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं
उसके बाद जो है अपन बात करते हैं आगे यशद लेपन। किसकी बात करते हैं लालियो? यशद लेपन की बात करते हैं। यशद लेपन किसे कहते हैं? इसको गेल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, गेल्वेनीकरण। इसको जस्तीकरण भी बोलते हैं, जस्तीकरण। अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है और जस्तीकरण यशद लेपन भी कहते हैं। और धातुओं को किससे बचाने के लिए? धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनके ऊपर जिंक बोले तो जेडेन की परत चढ़ाना। जेडेन की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। ओके, डन 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 डन। फिर आगे बात करते हैं, हाथ चिपक रहे हैं? अब नहीं चिपकेंगे, अब नहीं चिपकेंगे। वो उसकी समस्या होगी ना, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो फिर होता है। अभी नहीं चिपक रहा है, मेरे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, आपके भी नहीं चिपकेगा। पहले चिपक रहा था, अब नहीं चिपकेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? देखो, स्टेनलेस स्टील जो होता है उस स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? एक तो आपका लोहा होता है और एक क्या होता है? निकल होता है। क्या होता है? हाँ, नहीं निकल नहीं, लोहा और क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम। लोहा और क्रोमियम दोनों धातुओं का मिश्रण होता है, उसे अपन स्टेनलेस स्टील कहते हैं। थोड़ी मात्रा में इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है। तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का जो मिश्रण होता है उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, ठीक है। लोहा कार्बन सॉरी लोहा, कार्बन और क्रोमियम, इन तीनों धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब क्रोमियम और कार्बन मिला देते हैं तो कार्बन मिलाने से और क्रोमियम मिलाने से क्या हो जाता है? उस पर जंग नहीं लगता है, जंगरोधी हो जाता है, ठीक है। जंगरोधी स्टील कहते हैं उसको, इस्पात कहते हैं। ओलंपिक खेल में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक क्या होता है? कांसा जो होता है वो क्या होता है? कांसा, कांस्य पदक मतलब कांसा जो होता है वो क्या होता है? ओलंपिक खेल में प्रदान किया जाने वाला जो कांसा होता है उसमें कांसे में क्या आता है? कांसा जो होता है उसमें क्या होता है लालियो? कांसे में क्या होता है? कॉपर। कांसे में क्या होता है? कॉपर। और टीन बोले तो एस एन धातु होती है, इसको कॉपर लिखते हैं। कॉपर प्लस टीन धातु जो होती है उन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? कांसा बनता है। उसी से कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बनता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद की बात करते हैं लालियो। नेक्स्ट नेक्स्ट है मिलान कीजिए। मिलान करना है। अमलगम मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अमलगम धातु और पारे को मिलाने से क्या बनता है? अमलगम। पीतल जो होता है वो क्या होता है? कॉपर और जिंक, ठीक है। और सोल्डरिंग वायर जो होती है वो ये होती है सीसा और टिन। लेड यानी पीबी और प्लस टीन एसएन, इनको मिलाने से क्या बनता है? सोल्डरिंग वायर बनता है। और पीतल, कॉपर और जिंक सीयू प्लस जेड एन। सोना यानी ओरम प्लस तांबा यानी कॉपर। और धातु मतलब मेटल प्लस पारा मतलब एच जी। इस प्रकार से सोने के गहने बनाएंगे, सोने और तांबे से, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चांदी भी कभी कभी मिला दी जाती है, थोड़ी थोड़ी चांदी भी कभी कभी मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है गीजर बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है? इस्पात का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तांबा जो होता है प्यारे लालियों गीजर में, क्योंकि गर्म करने का हीटिंग एलिमेंट होता है। और गीजर में जो है तांबा क्या है? उच्च चालकता वाली धातु है, इसलिए इस धातु का उपयोग किया जाता है गीजर में। गीजर बनाने में तांबा जो है इसका उपयोग होता है, स्टील का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। स्टील जो है वो क्या हो सकता है? वो ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या है वो खराब हो सकता है। और दूसरा है जो है वो विद्युत का चालन अच्छे से नहीं कर पाता है स्टील, इसलिए तांबा जो है वो विद्युत का चालन अच्छे से कर पाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। और पीतल और तांबे में क्या है? तांबा और पीतल जो है वो धातुओं से बने होते हैं, यानी धातुएं होती है। और धातुएं होने के कारण वो जब अम्लों से विक्रिया करेगी तो लवणों का निर्माण होगा, और लवण जो है हमारे लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए उनको उसमें नहीं रखा जाता।
10वीं वर्कशीट पर बात करते हैं। 10वीं वर्कशीट कहती है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्यारे लाला लियो, उसका सूत्र क्या होता है, CO2। तो सी इस प्रकार से होता है, ओ इधर होता है, ओ इधर होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 1 2 1 2 1 2 और इस प्रकार से जो है एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन बना देंगे, ये वाली। ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना, यहाँ पर बिंदियां आपको दिख रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे लाला लियो। ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या होता है, नहीं सही, ऑक्सीकारक पूछा है। ऑक्सीकारक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने वाला जो पदार्थ होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीजन देने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन देने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में सिरका का संगठन क्या है। सिरका जो कि होता है वो CH3COOH एसिडिक अम्ल होता है सिरका। उस सिरके में अपन क्या मिलाते हैं, पानी, जल मिलाते हैं। ठीक है, पानी मिलाते हैं और कितना, 3% से 4% तक पानी मिलाते हैं। हाँ सॉरी, मतलब 3 से 4% सिरका लेकर उसमें टोटल पानी मिला देंगे, है ना। मतलब 3 से 4% सिरके का जो विलयन होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इस एसिटिक अम्ल के विलयन को सिरका कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपन इतना पानी लेंगे, यानी 10, अपने को मान लो 10 भाग जो है, कुल 10 भाग जो है वो सिरका बनाना है। क्या बनाना है, सिरका। तो अपन उसमें क्या करेंगे, उसमें 10 भाग में से 3 या 4 भाग, या तो 3 या 4 भाग तो मिलाएंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, और उसमें बाकी का जो बचेगा 7 या 6 भाग जो होंगे वो क्या होंगे, पानी के होंगे, और इससे जो बनेगा उसको बोलेंगे सिरका। क्या बनेगा, सिरका बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये संगठन होता है एसिटिक अम्ल, और यानी CH3COOH एथेनोइक अम्ल वो इसको बोला जाता है। और इसमें पानी अपन मिला देते हैं तो उससे सिरके का निर्माण होता है, जिसको विनेगर बोला जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, सिरके का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थ बनाते हैं अपन, चाउमीन वगैरह वगैरह, वो लड़े वड़े क्या बोलते हैं उनको, कटबोला कटबोले होते हैं, वो बनाने में करते हैं कटे कटे। मिसेल की अपने को संरचना बनानी है, तो मिसेल की जब अपन संरचना बनाते हैं तो मिसेल कुछ इस प्रकार से बनता है। ये कोई क्या होती है, तेल की बूंद होती है, और इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका क्या होगा, या तो साबुन या अपमार्जक जो है वो इस प्रकार से लिपट जाएंगे। एक सिरा होगा इधर वाला सिरा को बोलेंगे जल रागी, और इधर वाले को सिरे को बोलेंगे जल विरागी सिरा, इस प्रकार से। ठीक है, इधर माइनस वाला सिरा होगा, सब में माइनस वाला सिरा इधर रहेगा, और इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होगा, और वो उस कचरे को, कपड़े में उपस्थित कचरे को पकड़ के बाहर खींच लेंगे। इस प्रकार की मिसेल की संरचना आपके चौथे चैप्टर में दे रखी है, उसको बना लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एथेनोइक सॉरी एसिटिक अम्ल जो होते हैं, या कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, उनको क्या कहते हैं लाल लालियों, उनको साबुन कहते हैं। जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। ठीक है, लवण होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, उच्च वसा अम्लों के, वसा अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण। ठीक है, इतनी बात को आपको समझ में आना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आती होगी इतनी तो। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना, याद भी रखना पड़ेगा।
अगर आपने चीजों को सही से नहीं पढ़ा है इनको ध्यान से, तो ये नाम भी याद नहीं होंगे आपको। सल्फोनिक लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लन, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं हमारे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसा कुछ कुछ होता सकता है। आगे वर्कशीट नंबर 11, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु, हालांकि अपन जानते हैं परमाणु क्या होता है, लेकिन परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल होता है कि परमाणु, यार परमाणु कई होगा, परमाणु क्या होता होगा, परमाणु किसे कहते होंगे, उसको शब्दों में कैसे लिखे। तो परमाणु क्या होते हैं, देखिए, परमाणु तत्व का किसी भी तत्व का किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। किसी तत्व का किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग, छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु विभाजित कण ही, हालांकि पहले बताया गया था, सुनीता जाट वेलकम, पहले बताया गया था कि जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया तो बताया कि भाई परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की खोज हो गई, तो उससे उनकी बात गलत हो गई। लेकिन उन्होंने जो कुछ कुछ चीजें बताई कि एक ही प्रकार के एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, सभी रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं, और जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, तो वो परमाणु लेता है। तो वह छोटा सा भाग, या इसमें कण भी लिख सकते हो, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। निम्नांकित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण क्या है, वो रासायनिक समीकरण है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन और मीथेन गैस की अभिक्रिया हो रही है, इसे क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, खत्म बात, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण को समझाइए तथा इसका उपयोग बताइए। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जो वनस्पति तेल होते हैं उनको वनस्पति वसा में घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। मतलब जो होता है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो अपन वनस्पति तेल जो होते हैं उनको वनस्पति घी में बदलने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण अपन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर भी R इधर भी R, ये दोनों R जुड़े हुए हैं, ये भी R है ये भी R है। और जो ये हाइड्रोजन की जो जनीकरण की जो अभिक्रिया होती है, ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है हमेशा। और यहाँ पर क्या जुड़ता है, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, और यहाँ पर मैं लिख दूँ +H2। ये जब जुड़ती है, H2 जुड़ती है, तो ऐसे हो जाता है कि CR एक बंद हट जाएगा और H जुड़ जाएगा, CR और यहाँ पर H हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है। तो असंतृप्त वसा से वो संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना बनानी है। एथेन का सूत्र लिखना है, एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना कौन सी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथेन जो होती है वो क्या होती है, CH3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C2H6 भी लिख सकता हूँ। इसको अपन ऐसे बना देंगे, 2 कार्बन ऐसे जोड़ देंगे और ये बंद लगा देंगे, ये बंद, ये बना देंगे। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और बाद में आप इसको यूँ जोड़ोगे, गोला गोला बनाएंगे तो भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बना दोगे। आगे बात करते हैं, निम्न यौगिकों के सूत्र लिखने, एक तो ब्यूटेन का लिखना है और एक एथेनॉल का लिखना है। ब्यूटेनल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, मतलब C4, और सूत्र ही लिखना है तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, खत्म बात। उसके बाद में, क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो CnH2n+2, ये सूत्र होता है सामान्य सूत्र, इससे ये आ जाएगा। फिर एथेनॉल की बात करते हैं तो CH3CH2OH, ये जो है ये एथेनॉल है,
CH3CH2OH, इसको एथेनॉल बोला जाता है। और इसके बाद में जो है लाल लालियों अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, और अंतिम पड़ाव कहता है, हमने आज थोड़ा जल्दी कर लिया है वर्कशीटों को, क्योंकि आज बच्चे कम आए थे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला मामला भी नहीं था, क्योंकि इतने दिन से अपन एक्सप्लेन ही कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें जो है बार बार एक्सप्लेन करने से मतलब नहीं है, एक ही बार में जो है वो आपको समझ जाना चाहिए, हालांकि करना भी चाहिए। चलो, कार्बनिक यौगिकों में त्रिआबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त होगा। अगर किसी यौगिक में एक आबंध है तो उसके नाम के लास्ट में एन लगाएंगे, दो आबंध है तो इन लगाएंगे, और तीन आबंध हैं तो आइन लगाएंगे। बताओ क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। त्रिआबंध है तो आइन लगाएंगे। एथेनॉल का औषधीय उपयोग क्या है? एथेनॉल का औषधीय उपयोग सामान्य रूप से अपन अगर बात करें तो एथेनॉल जो होता है वो आपका कहीं पे भी लग जाती है ना, ऐसे ऐसे लग जाती है, फिर टिंचर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टिंचर, है ना। उसमें से शराब की बात आती है तो टिंचर आयोडीन में भी क्या होता है? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी कई बहुत सी जगहों पर उपयोग किया जाता है। और एथेनॉल जो है ये आपके जो खांसी जो होती है उनकी सिरप में भी एथेनॉल का मात्रा वहाँ पर आती है। आप ध्यान से, कभी आपने पी होगी तो ध्यान दिया होगा इस चीज़ पर। फिक्स डिग्री आपकी किताब में लिखी है, वो आप देखेंगे तो सही रहेगा। आगे बात करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? जो कार्बन होता है और उसके जो यौगिक होते हैं, कार्बन और उसके जो यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें दहनशील पदार्थ होता है, उनमें ज्वलनशील पदार्थ होता है, उनमें गैसीय पदार्थ होता है जो जलता है। और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, कौन सी वैल्यू? कैलोरीफिक, कैलोरीफिक वैल्यू ये जो होती है ये बहुत अधिक होती है, यानी कम जलने पर भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं कार्बन के यौगिक। इसलिए उनका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर IUPAC का पूरा नाम बताना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इधर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लाला लियो नम्रता बेई। एथेनॉल के उपयोग लिखिए। अभी मैंने आपको एथेनॉल के उपयोग बता दिए थे। एथेनॉल के औषधि उपयोग बताए थे, अभी बता देता हूँ। एथेनॉल का उपयोग जो है पेय पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। एथेनॉल को शराब में मिलाकर पिया मतलब शराब जो बनती है वो एथेनॉल से ही बनती है, तो ये इसका एक उपयोग है। उसके साथ ही जो है टिंचर आयोडीन बनाने में, और साथ ही जो है आपके कफ सिरप होती हैं या खांसी की दवाइयाँ होती हैं, यानी दवाइयाँ बनाने में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिकों, यानी हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे CH4 बोले तो मीथेन गैस जो होती है वो एक हाइड्रोकार्बन है। एल्केन, एल्किन एवं एल्काइन में अंतर क्या है? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें एल्किन और एल्काइन दोनों शामिल होते हैं। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है, बाकी एल्किन और एल्काइन में द्विआबंध और त्रिआबंध पाया जाता है। ये अस्थायी होते हैं जबकि ये अधिक स्थायी होते हैं। ये बहुत कम स्थायी होते हैं, ये अधिक स्थायी होते हैं, स्टेबल ज़्यादा होते हैं। इसके बाद की बात करते हैं, एथाइन का सूत्र लिखिए। तो एथाइन का सूत्र अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप। तो एथेन, एथीन और एथाइन। एथेन जो होता है, एथाइन कैसे बनेगा? CH, तीन बंद CH, इसको बोलेंगे एथाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एथाइन। एथाइन जो है नी, यानी बोले तो एल्काइन। एथाइन का मतलब एल्काइन। एल्काइन जो होते हैं वो CnH2n-2, ये इनका सामान्य सूत्र होता है। तो
यहाँ पर जितने कार्बन होते हैं इसको अपन ऐसे लिखते हैं C2H2। ये कैसे बना, यहाँ पर 2 लिखा तो या एन की जगह कितने लिखा, 2। यहाँ पर 2 है और 2 को वापस क्योंकि एन से गुणा करना है तो 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 -2 करेंगे तो C2H2 आएगा, ये हो जाएगा एथाइन। और इस प्रकार से आपकी केमिस्ट्री की सारी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। केमिस्ट्री की सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और आज का वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो चुका है 43 मिनट में, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अपन किसकी, बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के भी 2 वीडियो में सारे काम जो है अपन कर लेंगे, जो बचे हुए काम हैं, यानी बची हुई वर्कशीट जितनी भी है वो अपन बाकी के 2 वीडियो में कर लेंगे। फिर उसके बाद में कुछ सैम्पल पेपर जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कम बच्चे जुड़े, मज़ा भी नहीं आया, पढ़ने का भी मज़ा नहीं आया। ज़्यादा बच्चे जुड़ दे तो थोड़ा उत्साह रहता है मन में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।